हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माया नॉलेज सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नू की बुक BHDLA 137 के सेकंड चैप्टर उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। इसमें हम पढ़ेंगे 2.2 उच्चरित भाषा की प्रकृति, 2.3 लिखित भाषा की प्रकृति, 2.4 उच्चरित और लिखित भाषा के भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चरित भाषा की प्रकृति। अभी हमने यह जाना कि भाषा मानव समुदाय के सदस्य को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भाषा होती है जो वो मानव समुदाय के सदस्य को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम एक दूसरे की भाषा को जानेंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। बोलकर अपनी बातें हम उच्चरित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। अब जो हम बोलकर बोलते हैं उसे हम उच्चरित भाषा बोलते हैं। दूसरा लिखकर बोलकर अपनी बातें हम उच्चरित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। उच्चरित के रूप माध्यम से संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि सुनने वाला हमारे सामने हो। अब जो हम बोलते हैं, जो उच्चरित भाषा के रूप में हम संप्रेषण करते हैं, इसके लिए यह ज़रूरी है कि जो सुनने वाला है वो हमारे सामने ही हो। समाज में यह एक सच्चाई है कि उच्चरित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। यह तो आप जानते ही है कि मानव शिशु जन्म लेने के कुछ ही वर्षों बाद अपनी मातृभाषा बोलना शुरू कर देता है। अब जो बोलचाल वाली भाषा है ये ज़रूरी है, ये समाज के लिए अनिवार्य है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ वर्षों बाद ही अपनी मातृभाषा खुद ब खुद बोलना शुरू कर देता है। भाषा के उच्चरित रूप को वह अपने परिवार, परिवेश और समाज में अर्जित करता है। जैसा परिवार बोलता है या आसपास का समाज बोलता है, वहीं से बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है उस भाषा को। उच्चरित रूप का यह अर्जन मानव शिशु अनुकरण के द्वारा करता है और यह प्रयास करता है कि जिस तरह उसके संपर्क में आने वाले लोग बोलते हैं उसी तरह वह भी बोले। हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य उच्चरित भाषा अपने परिवेश में स्वतः ही सीख लेता है। अब बच्चा खुद ब खुद ही सीख लेता है, जैसे उनके सामने वाले बोलते हैं उनको देखकर उनसे सीखता है भाषा और वही बोलने का प्रयास करता है। उच्चरित भाषा रूप को सीखने की यह प्रक्रिया अनायास होती है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है मानव शिशु को प्रारंभिक वर्षों में किसी भी भाषा परिवेश में रखा जाए वह उसका बोलचाल का रूप सीख लेता है। जिस भी परिवेश में उसे रखा जाएगा, जिस भी भाषा के परिवेश में रखा जाएगा, वह उस भाषा को सीख लेता है। उच्चरित भाषा की एक प्रकृति और है कि उसके विविध रूप भाषा समाज में प्रचलित होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के उच्चरित रूप में ही कितनी विविधताएं हैं। हिंदी भाषा का बहुत बड़ा क्षेत्र बोलियों का है। हिंदी की ही बोलियों में हम ब्रिज, अवधी, मैथिली, मगही आदि का नाम ले सकते हैं। अब हिंदी में ही कई तरह की बोलियों को देख सकते हैं, जैसे ये बोलियां हो गई, ब्रिज हो गई, अवधी, मैथिली, मगधी आदि। इन बोलियों को बोलने वाले
कि हिंदी का उच्चरित रूप एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह है कि बोलियों का प्रभाव उच्चारण करते समय हिंदी पर भी पड़ता है। शायद इसलिए हम लोगों को उनके उच्चारण के आधार पर पहचान लेते हैं कि वह किस प्रांत क्षेत्र या नगर के रहने वाले हैं। अब जैसे कोई बिहारी भाषा में बात कर रहा है तो हम उसकी भाषा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बिहार का होगा। ऐसे ही अगर कोई बंगाली में बात कर रहा है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंगाली है, ये बंगाल का होगा। इसी तरह हिंदी का उच्चरित रूप भारतीय भाषाओं के मिश्रण से भी निर्मित हुआ दिखाई देता है। आपने बम्बईया हिंदी, जिसका प्रयोग हिंदी फिल्मों में खूब होता है, बम्बई की हिंदी, कलकत्ता हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि भाषाओं के रूप का नाम सुना होगा। वास्तव में यह रूप क्रमशः मराठी, बांग्ला और तेलुगु के रूप के प्रभाव से उत्पन्न हिंदी के उच्चरित रूप है। उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप में एक और नाम भी दिया गया है, वाक, जिसे स्पीच बोलते हैं। वाक का तात्पर्य ही है कहना, जिसे हम कहना बोलते हैं। अपनी बात को कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है। इसलिए अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। इस मान्यता को इस तत्व से भी बल मिलता है कि हम किसी ऐसे समाज के अस्तित्व की कल्पना इस धरती पर नहीं कर सकते जिसमें वाक ना हो। अब हम किसी ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं क्या जिसमें वाक ना हो, जिसमें बोलचाल ना हो, जो बोलता ना हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी मानव समाज के समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो वह संप्रेषण के लिए भाषा के उच्चरित रूप का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी मानव समाज है ये जो एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं तो वह संप्रेषण भाषा के उच्चरित रूप का ही प्रयोग करते हैं। वे बोलकर ही, बात करके ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। शायद यही कारण है कि उच्चरित भाषा की प्रकृति में इस महत्वपूर्ण बात को देखते हुए उच्चरित भाषा का प्रयोग करके ही भाषा समुदाय के सदस्य बनते हैं। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड ने यह कहा है कि भाषा के तात्पर्य केवल उच्चरित भाषा से ही है। वह मानते हैं कि लिखित भाषा कुछ दृश्य संकेतों के रूप में भाषा को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों का आधार बोलचाल की भाषा को ही बनाया गया है। यह दृष्टिकोण मानता है कि मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का स्थान गौण है। यह दृष्टिकोण मानता है कि मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का स्थान नीचे है। यह था उच्चरित भाषा की प्रकृति कि कितनी इम्पोर्टेंस है उच्चरित भाषा की, क्या प्रकृति है इसकी। अब है लिखित भाषा की प्रकृति। टू 2.3 लिखित भाषा की प्रकृति। उच्चरित भाषा की प्रकृति पर विचार करते हुए हमने देखा कि लिखित भाषा की तुलना में उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इस भाषा को भाषा का प्रयोग करने वाला अपने परिवेश में स्वतः ही सीख लेता है। उच्चरित भाषा ही मनुष्य के समाजीकरण का आधार होती है, लेकिन इससे लिखित भाषा का महत्व कम नहीं हो जाता। लिखित भाषा सृजनात्मक साहित्य का माध्यम होती है। कोई भी साहित्य होता है सृजनात्मक, जैसे कविता, काव्य वगैरह, इन्हें सृजनात्मक साहित्य बोलते हैं। इनका माध्यम होती है लिखित भाषा।
इसका प्रत्येक भाषाई समाज में अपना विशिष्ट स्थान होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मानव जीवन में भाषा के लेखन का आविष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। मानव समाज में भाषा का लिखित रूप एक सांस्कृतिक उपलब्धि है। यह मानते हुए भी कि वाक्य की तुलना में लेखन की उपलब्धि मानव समाज को काफ़ी बाद प्राप्त हुई है। मानव सभ्यता के विकास पर लेखन का गहरा प्रभाव होता है। हम सभी के लिए जो साहित्यिक संस्कृति के बीच पले बड़े हैं, एक ऐसे संसार की कल्पना कर पाना भी कठिन होगा जहाँ लेखन का अभाव हो। अब हम ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते जहाँ लेखन का अभाव हो, जहाँ किसी को लिखना ना आता हो, कुछ लिखा ना हो। क्या आप और हम अपने इर्द गिर्द ऐसे माहौल की कल्पना कर सकते हैं और उसमें संतुष्ट रह सकते हैं जिसमें तो ना तो किताबें हो, ना अखबार, ना ही पत्र चिट्ठियाँ, ना वेतन चिट्ठा और ना ही परिचय पत्र, जहाँ लेक्चर नोट ना हो, रास्ते के पते ना हो, बैनर पोस्टर विज्ञापन और ना ही डॉक्टर की पर्चियाँ, बीमा पत्र। क्या हम ऐसी शिक्षा पद्धति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें इमला ना हो, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास, निर्देश पुस्तिकाएँ ना हो? आधुनिक समाज इनमें से किसी भी स्तर पर लेखन की शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्थात हमारी आधुनिक सभ्यता लेखन के बीच ही जीती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि लेखन ने ही सभ्यता को संभव बनाया है, लेकिन लेखन को हम कम महत्व देकर मात्र वाक्य को ही महत्व देना गलत होगा। भाषा का लिखित रूप हमारी सभ्यता का परिणाम है। वह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हमारी सभ्यता ने आकार दिया है और वह एक ऐसा औजार है जिसने मानव सभ्यता को निखारा है। अब हम लिखित भाषा को भी कम में नहीं आंक सकते। इसने हमारी आधुनिक सभ्यता को आकार दिया है और निखारा है उसे। हमें यह जानना चाहिए कि लेखन का आविष्कार साहित्य प्रयोजन के लिए नहीं हुआ, लेकिन इसने साहित्य को संभव बनाया। इसमें तो संदेह नहीं कि बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित और व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई दिखाई देती है। इसलिए लिखित भाषा उच्चरित भाषा की तुलना में अधिक मानक होती है। लिखित भाषा बोलचाल की भाषा की तुलना में अधिक व्यवस्थित और व्याकरण नियमों से बंधी हुई है और लिखित भाषा की उच्चरित भाषा की तुलना में अधिक मान्यता है। जैसे आजकल लिखे हुए को ज़्यादा लोग मानते हैं, ना कि बोले हुए को, और हमारा संविधान भी लिखित भाषा में ही है, तो लिखित भाषा की अधिक वैल्यू है, मान्यता ज़्यादा है। हमें यह भी जानना चाहिए कि लिखित भाषा ने संप्रेषण की अनेक जटिल क्रियाओं को संभव बनाया, ऐसी क्रियाएं जिनका वाचिक परंपरा वाले समाज में अभाव था। भारतीय समाज में लिखित भाषा की इस उपलब्धि को मिथक और पौराणिक संदर्भों से भी जोड़कर देखा गया। हम गणेश को लिखित भाषा का आविष्कार मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लेखनी की तरह इसका इस्तेमाल किया। यह भी माना जाता है कि वेद व्यास ने मौखिक रूप से महाभारत का उच्चारण किया और गणेश ने उसे लेखनीबद्ध किया। भारतीय सभ्यता में लेखन को देवी शक्ति से जोड़ा गया है, इसलिए प्रारंभ में लेखन को सामान्य जन की क्षमता से बाहर रखा गया। इसका एक तार्किक कारण भी है। एक
पूर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित होने तक प्रारंभिक लिपियां अपनी प्रकृति में अधिक जटिल थी। इस जटिलता के कारण लेखन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता था। अतः इसका प्रचलन सीमित सुविधा संपन्न वर्ग में ही था, विशेषकर पुजारियों और वेदज्ञों में। तब सामान्य जन के लिए लेखन का एक रहस्य था, एक गुप्त कोड। इसके देवत्व के दो कारण दिखाई देते हैं। पहला, अधिकतर लोगों के लिए इसे सीख पाना अत्यंत कठिन था, इसलिए यह मान्यता बनी कि भाषा के लिखित रूप का निर्माण मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, यह ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त हो सकता है। दूसरा, इसलिए केवल या अधिकतर इसका प्रयोग वह ही कर सकते हैं जो ईश्वर के निकट हो, अर्थात पुजारी और वेदज्ञ। आज भी इस स्थिति को दूसरे रूप में परिणत होते हुए देखा जा सकता है। हम अपने आसपास अगर ध्यान से देखें तो यह पाएंगे कि जो लोग पढ़ना या लिखना नहीं जानते वह समाज में अपने को कमज़ोर समझते हैं और समाज भी उन्हें कम सुविधाएं देता है, अर्थात पढ़ने लिखने में असमर्थ समूह पढ़े लिखे समूह की तुलना में शक्ति विहीन होता है। पढ़ा लिखा वर्ग इस शक्ति विहीन समूह का शोषण करने लगता है। विश्व इतिहास में शोषण का यह पक्ष अनेक बार हमारे सामने आ चुका है। इस प्रकार लेखन सामाजिक नियंत्रण का भी एक शक्तिशाली औजार है। अब है उच्चरित भाषा के भेद। 2.4 उच्चरित और लिखित भाषा के भेद। अब इनमें अंतर क्या है ये देखेंगे। पिछले कुछ सालों में लिखित और उच्चरित भाषा के भेदों तथा इन दोनों के परस्पर अंतर संबंधों पर काफ़ी विचार हुआ है। जैसा कि पहले भी विचार किया गया, अध्ययन में उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। समाज में दोनों का स्थान अपनी अपनी दृष्टि से महत्व का है। इन दोनों के भाषिक रूपों को एक दूसरे से अलग करने वाले तत्वों को विद्वानों ने गंभीरता से देखा है। इन विचारों में इन दोनों की रूप संरचना को लेकर बात कही गई है। बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा में ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में लेखमेती इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे बोलचाल की भाषा है, उसमें ध्वनियों की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, और जो लिखित भाषा है उसमें लेखमीय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ध्वन्यात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य के उच्चारण अवयवों, उच्चारण प्रत्ययन, मुख विवर में उच्चारण अवयवों के संचलन, वायु के दबाव और उतार चढ़ाव के साथ जुड़ता है। बोलचाल की भाषा या वाक के उत्पादन में वायु से फेफड़ों से निकलकर बाहर आती है। उस समय अलग अलग उच्चारण स्थान उस वायु के निकलने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इनके आधार पर ही भाषा विज्ञान में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें बोला गया है, जैसे हम बोलते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, तो उस वक्त वायु के निकलते समय रुकावट करने के लिए, जैसे हमारी जीभ हो गई, जीभ के द्वारा उस वायु का रुकावट होती है, रुकावट उत्पन्न करती है, तो उससे भाषा में स्वर, व्यंजन, ध्वनि ये बन पाते
हैं, शब्द बन पाते हैं इससे। लिखित भाषा के अंतर्गत उच्चारित ध्वनियों का लिखित चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। इस प्रकार उच्चारित ध्वनि प्रतीकों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। यह अंतर मूलभूत है। लिखित भाषा तथा बोलचाल की भाषा के अंतरों का यदि बारीकी से अध्ययन करना हो तो किसी लिखित पाठ की तुलना अनौपचारिक बातचीत से की जा सकती है। इसके बड़े रोचक उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक अध्यापक लिखे हुए पाठ या पुस्तक के आधार पर कक्षा में अध्यापन करता है, लेकिन पाठ की लिखित भाषा और अध्यापक की मौखिक भाषा एकदम भिन्न होती है। इसी तरह यदि आप किसी व्यक्ति का भाषण रेखांकित करें और फिर उसका लिप्यंकन करें तो आपको बहुत कठिनाई होगी। इसका कारण यही है कि बोलते समय भाषा की संरचना भिन्न होती है। उच्चारित भाषा का प्रभाव लिखित भाषा में मिलता है। उच्चारित भाषा के विकास के समय उच्चारित रूप की प्रधानता रहती है, जो लेखिम निर्धारण को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में यदि हिंदी की बात करें तो पुनर्जागरण युग, जिसे भारतेंदु युग का साहित्य लेखन का भाषा समुदाय द्वारा व्यवहृत मौखिक भाषा रूप पर ही निर्भर करता था। इतना ही नहीं, लिखित भाषा को निरूपित करने के लिए सामग्री और व्यापक दोनों उच्चारित भाषा पर ही आधारित थे। मानकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उच्चारित भाषा के इस प्रभाव को द्विवेदी युग में दूर करने का कार्य किया गया। इस प्रकार हिंदी की वर्तनी और लिपि व्यवस्था को मानकीकृत करके लिखित भाषा को मानक प्रदान की गई। पुनर्जागरण युग के इस उच्चारित रूप के प्रभाव को कुछ उदाहरण के माध्यम से देखा जा सकता है। अब ये उदाहरण है कुछ। वर्तनी के स्तर पर, एक सेकेंड, वर्तनी के स्तर पर मुसलमान, ये सही वर्ड है, मुसलमान। कलयुग, तजुर्बा, मद्रास, पहनावा। ये जो है, ये लिखे है जो वर्ड ब्रैकेट में है, ये तो लिखित भाषा के वर्ड है। ये लिखित भाषा के वर्ड्स, और जो बिना ब्रैकेट के हैं वो है बोलचाल के भाषा में। तो बोलचाल के हमारे जो भाषा में है वो अलग होते हैं। जैसे हम मुसलमान को मुसलमान बोल देते हैं, कलयुग को कलयुग बोल देते हैं, तजुर्बा को तजरीबा बोल देते हैं। ऐसे बोलचाल में अलग होते हैं और लिखने में अलग होते हैं। यहीं पे दूसरा उदाहरण है उच्चारित क्रिया रूप, कहाए, कहे गए। अब ये भी देखो, ये भी बोलचाल के है और ये लिखित के है। पूछेंगे, देख पढ़ते हैं, जान पढ़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, दिलाया चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं। अन्य प्रयोग, 30 पर भी, उस पर भी, पाषाण की नाई, पाषाण की तरह, पलुए जीव जंतु, पालतू जीव जंतु, इस बार। ये अंतर है लिखित भाषा में और उच्चारण की भाषा में। बोलने में अलग बोले जाते हैं और लिखने में अलग।
प्रकार लिखित और उच्चरित भाषा के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि बोलचाल की भाषा एक खास तरह की संरचना होती है। लिखने में उच्चरित भाषा के रूपों का आना भिन्न संप्रेषण स्थिति उत्पन्न करते हैं। बोलचाल की भाषा या स्पीच गतिशील, वैविध्यपूर्ण और अस्थायी होती है। उच्चरित भाषा का रूप का कार्य है वक्ता श्रोता की उपस्थिति में वार्तालाप संपन्न करना। बोलते समय हमारे मन में श्रोता या श्रोता वर्ग विद्यमान रहता है। लिखित भाषा रूपों की प्रकृति इससे भिन्न है। यह स्थिर, स्थायी और एकरूपी होती है। लिखित भाषा रूप को लिखने वाला व्यक्ति या लेखक अपने पाठक से दूर होता है। इसमें संदेह नहीं कि लिखित और उच्चरित दोनों भाषा रूप मानव समाज में संप्रेषण व्यापार में अपनी अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। भाषा संप्रेषण व्यवस्था का एक अन्यतम उदाहरण है। संप्रेषण व्यवस्था के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इसमें एक और वक्ता लेखक होता है जो संदेश भेजता है और दूसरी तरफ श्रोता पाठक रहता है जो इस संदेश को ग्रहण करता है। वक्ता और श्रोता के बीच संदेश के आदान प्रदान को संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ संप्रेषण व्यवस्था को बताया गया है जिसमें एक तरफ बोलने वाला होता है और एक तरफ सुनने वाला। देख, एक और वक्ता होता है जो बोलता है या लेखक होता है जो लिखता है और दूसरी तरफ होता है श्रोता जो सुनता है या पाठक जो पढ़ता है और इस संदेश को ग्रहण करता है। जो इन संदेशों के आदान प्रदान को ही संप्रेषण की संज्ञा दी गई है। जैसे एक बोलने वाला हो गया या लिखने वाला हो गया तो दूसरा सुनने वाला या पढ़ने वाला जो संदेश को ग्रहण करता है। जो सुनता है और पढ़ता है वो संदेश को ग्रहण करता है। ऐसे ही संदेशों का आदान प्रदान को संप्रेषण बोलते हैं। ध्यान देने की बात है कि कथ्य रूप में अपने भाव विचार या अनुभूति को संदेश का रूप देने के लिए वक्ता किसी कोड का सहारा लेता है। कथ्य को संदेश रूप में बांधने की प्रक्रिया को कोडीकरण कहा जाता है। श्रोता भी संदेश के भाव को ग्रहण करने के लिए इसी कोड की सहायता लेता है। संदेश में निहित कथ्य को पाने की प्रक्रिया को विकोडीकरण कहा जाता है। लिखित और उच्चरित दोनों ही संदेशों में संप्रेषण की यह व्यवस्था कार्य करती है जिसमें 6 उत्पादनों की आवश्यकता होती है। पहला है वक्ता, दूसरा श्रोता, तीसरा संदर्भ, चौथा संदेश, पांचवा कोड, छठा सरणी। अब ये तालिकाएं उत्पादों को उनके अंतर संबंधों के साथ दिखाया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे ये वक्ता है, ये संदेश, यहाँ पे संदर्भ, कोड और यहाँ सुनने वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने पिछले साल अपलोड कर ली थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।